हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडनाइट क्लासेस। तो हमने यहाँ पर एच एन बी जी यू का जो 8 डेट 8 को आपका 8 अप्रैल को आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके सेक्शन बी केमिस्ट्री पार्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हमने 25 क्वेश्चन या हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे जो आपका पार्ट बी है केमिस्ट्री का, उसका मैंने पूरा आंसर की भी डाला हुआ है। आप अपने आंसर्स वहां से मैच कर सकते हैं और कमेंट में अपने नंबर बता सकते हैं। और अगर आपको उनके डिटेल सॉल्यूशन देखने हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 आप पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 76 से आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। तो 75 के बाद जो जनरली क्वेश्चन थे आपके, वो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ आपके बहुत इजी क्वेश्चन थे जो आपकी बुकों में सीधी सीधी लाइंस में मिल जाते हैं आपको, और आपके नोट्स में भी होंगे। अगर आप नेट सेट गेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपके नोट्स में बिल्कुल ब्लैक लाइन से या हेडलाइट हाईलाइटर से आपके मेंशन होंगे, तो उनमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। पर जिन क्वेश्चन की वजह थोड़ी सी फैक्ट था, या कि जिन क्वेश्चनों में आप फंस सकते थे, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए था, वो हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम डिस्कस कर चुके थे, 76 से हमें आज डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 था आपका, क्वेश्चन नंबर जो 76 था वो था, एट 30 डिग्री सेल्सियस सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ CH3Cl एंड OH नेगेटिव इज 1 into 10 raised to power minus 5 mole inverse second inverse. What is the rate of the reaction when CH3Cl equal to 0.010 and OH negative की concentration आपको 0.10 m आपको यहाँ पर गिवन थी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है वो है सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो R इक्वल टू होता है वो इक्वल टू होता है K, क्योंकि यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट गिवन था K, और आपको दो आपके वो भी गिवन थे जो रिएक्टेंट थे। तो K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl, K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl इनटू यहाँ पर हो जाना था OH नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको सब चीज गिवन है, आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपका आ जाता। तो ये आपका होना चाहिए था इस क्वेश्चन का अप्रोच। अब अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू पुट करते तो यहाँ पर 10⁻⁻5 आता, इसकी वैल्यू पुट करते तो 10⁻², इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो 10⁻1। तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 क्योंकि 5 6 7 एंड 8 -8, या जो वैल्यू हो जाती है आपकी 10⁻⁻8 में आपका आंसर आ जाता। पर 10⁻⁻8 में यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है, तो आप फिर क्या टिक मारते? तो 10⁻⁻8 के जो सबसे नजदीक था वो था ऑप्शन सी, 10⁻⁻7। अब एक्चुअली क्या था इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है ना, जिस बुक से एक क्वेश्चन उठाया गया है, उस बुक में जो CH3Cl की वैल्यू मेंशन है वो है 0.1। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर जहां तक मुझे लगता है इसका जो आंसर आंसर की में आएगा वो ऑप्शन सी ही आएगा। बहुत कम चांसेस है कि वो इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करे, क्योंकि जनरली जो ये यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर ये गेट का एग्जाम होता तो ये मार्क्स फॉर ऑल हो जाता जिसने भी अटेम्प्ट किया है। पर जनरली जो नेट वगैरह और जो PhD के एग्जाम जनरली जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनमें टाइपिंग एरर को बहुत ज्यादा डिस्कार्ड नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर आप एक गैस ले सकते थे कि 10⁻⁻7 इसका आंसर, अब जो सही ऑप्शन बैठता वो 10⁻⁻7 ही बैठता, क्योंकि -9 तो ज्यादा हो जाता, ज्यादा आप कर नहीं सकते थे, एक ज्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, और -3 तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आप अब आपका जो आंसर आ रहा है वो -8 में आ रहा है, तो -8 से फिर 5 भी आप नहीं जा सकते थे। तो एक लीप ऑफ फेथ आपको 10⁻⁻7 पे होगा। अब अगर ये डिस्कार्ड करेगी तो मार्क्स फॉर ऑल हो जाएगा, नहीं करेगी तो जिसने ऑप्शन सी पे टिक मारा होगा उसको आपका नंबर मिल जाएगा। पर अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो बुक में कंसंट्रेशन मेंशन थी वो थी 0.1, मतलब OH नेगेटिव और CH3Cl की जो कंसंट्रेशन थी वो बराबर मेंशन थी, तो उसके हिसाब से 10⁻⁻7 आ जाता। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 10⁻⁻8 हमारा आ रहा था, -7 पे आपको नंबर मिल जाना चाहिए अगर आपने टिक मारा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। आपको सिंपल मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, लैम्डा इक्वल टू के कप्पा अपॉन सी, कापा अपॉन सी। तो यहाँ पर सी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है, और कापा क्या होता है आपका?
कापा होता है 1/रो रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो इसका आंसर आ जाता वो आ जाता कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं, आपको सिंपल एक फॉर्मूला या फैक्चुअल क्वेश्चन था। जब भी आपने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, वहां से आपका सीधा आंसर निकल जाता कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 78 ये भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। और आप ये जो क्वेश्चन था ये आप 12th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जहां भी आपने मिसाइल फॉर्मेशन या क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप आपने जहां पर पढ़ा होगा 12th में भी सरफेस केमिस्ट्री में, तो आपने वहां पर ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी जो मिसाइल होता है होता क्या है कि डिटर्जेंट जो भी होते हैं उनका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो एक पार्ट डल्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है और दूसरा पार्ट वाटर के साथ एसोसिएट हो जाता है, जिसके थ्रू जो आपका सोप है या डिटर्जेंट है वो आपके जो डल्ट और डस्ट पार्टिकल्स है उनको सारा का सारा हटा देता है। तो इसी तरीके से अब होता क्या है कि जो मिसेल है वो मिसेल एक्चुअली में एग्रीगेट होता है पार्टिकल का, एग्रीगेट होता है किस किस पार्टिकल का, जो सोप के पार्टिकल है और जो डल्ट प्रेजेंट है आपके किसी भी क्लॉथ में। अगर माना कोई क्लॉथ है, अगर आप उसको साबुन से धो रहे हो या डिटर्जेंट से धो रहे हो, तो जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं उसमें होता क्या क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा था। तो उसमें सिंपली आपका पार्टिकल ऑफ सोप होते हैं और आपका डल्ट के पार्टिकल, डल्ट और सोप के पार्टिकल को मिलकर एक एग्रीगेट फॉर्म कर देता है, उसको हम माइसेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो जानता ऑप्शन बी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। ये आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था पर इजी था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी इसमें। आपको एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गिवन थी जिसमें A इक्वल टू बी इज 20% कंप्लीटेड इन 500 सेकंड आपको दिया हुआ था, और आपको निकालना था, टाइम ही निकालना था जब वो 60% कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली अब क्या होता है ना, देखो इसका आंसर वैसे आप बिना सॉल्व किए भी आराम से कर सकते थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए भी आराम से कर सकते थे। पर पहले देख लेते हैं मेथड क्या था, फिर देख लेंगे आप आसानी से कैसे कर सकते थे। ऑप्शन के हिसाब से भी आप जा सकते थे, पहले देख लेते हैं मेथड क्या था। मेथड एक्चुअली में क्या था, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि के टी, सेकंड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है के टी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए ऑफ ए माइनस एक्स। अब जो यहाँ पर एक्स होता है वो होता है कि कितना परसेंट आपका डिसोसिएशन हो गया है, और ए माइनस एक्स कितना परसेंट आपका लेफ्ट है, और ए जो हो जाता है वो हो जाता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन था। देखिए ए को आप क्या कंसीडर कर ले, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है तो ए को आपने कंसीडर कर लेना था 100, एक्स आपको गिवन था 20% पहली बार के लिए, दूसरी बार के लिए 60%, यानी दूसरी बार के लिए 60 हम उसके कंसीडर कर लेते। ए माइनस एक्स क्या आ जाता, यहाँ पर ए माइनस एक्स आ जाता 80, यहाँ पर ए माइनस एक्स आ जाता 80, और टी भी आपको गिवन था 500 सेकेंड, टी भी आपको गिवन था 500 सेकेंड। अब जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे और के निकालोगे, पहले आपका काम यही था कि आप के निकालो, के यानी रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आप निकाल ले। जब आप के की वैल्यू निकालोगे इन सबको पुट करके तो वो आ जाएगी आपकी, आप निकालिएगा। तो के इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 लाख, आई थिंक 1/2 लाख, 2 लाख के करीब ये आपका आ जाता। आप निकालिएगा, इसे कैलकुलेट करिएगा, जहाँ तक मुझे पता है इसका 2 लाख के करीब आपका इतना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब जब आपका इतना आ जाएगा तो अब बहुत सिंपल था, फिर से वही फॉर्मूला जो अभी बताया मैंने, के टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। अब इस बार x की वैल्यू क्या थी, इस बार x की वैल्यू आपको 60 गिवन थी, a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाती, a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी हो जाती 40, a फिर से 100 हो जाता, और k आपने पहले पार्ट से निकाल लिया था 1/2 लाख, तो आप t आराम से निकल जाता। तो t का जो ऑप्शन कैलकुलेट जब आप करोगे इस वैल्यू में रख के आप करिएगा तो ऑप्शन डी 3000 सेकेंड इसका आंसर आ जाता। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम इसे नहीं भी करते, अगर हम इसे सॉल्व नहीं भी करते तो हमको ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से गिवन थे कि हम आसानी से इसमें टिक मार सकते थे, हमें इतना टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत थी नहीं। तो देखिए आपको दिया गया है कि 20% अगर कंप्लीट हो गई है रिएक्शन,
यानी 20% सबस्टेंस डिग्रेड हो चुका है और 80% सबस्टेंस आपका लेफ्ट है। तो जब आपका 20% डिग्रेड हो चुका है तो यहाँ पर आपका 500 सेकंड में ये डिग्रेड हुआ है। अब अगर 60% कंप्लीट होना है रिएक्शन को तो 500 से तो ज्यादा ही सेकंड लेगा, और 500 से ज्यादा सेकंड यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा था, तो ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाना था, करेक्ट आंसर हो जाना था। इसको आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, पर ठीक है अगर आपने सॉल्व भी किया कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको पूछी थी, तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पूछी थी तो जनरली लोग को काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला याद होता है, वो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। पर हाफ एम वी स्क्वायर से तो ये सॉल्व हो नहीं सकता था, हाफ एम वी स्क्वायर से तो ये सॉल्व हो नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो अब इसे करने का तरीका क्या था, अब इसे करने का तरीका क्या था, तो बहुत आसानी से ये हो जाता। देखिए जिसके लिए तरीका था स्टैंडर्ड मेथड। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जब आपको टेम्परेचर गिवन हो और आर भी यहाँ पर मेंशन था, मेन बात आपको यहीं से हिंट मिल जाती है। जब आर मेंशन है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 NRT। अब आपको सब कुछ गिवन है, बस थोड़ी आपको ध्यान से देखने की जरूरत थी। यहाँ पर आपको टी गिवन है, आपको आर भी गिवन है, 3/2 तो है ही। अब आपको सिर्फ एन निकालना था। अब ये एन होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो जब नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आप इसे कहां से कैलकुलेट कर सकते थे। उसने नंबर ऑफ मोल ना देके आपको सबस्टेंस का ग्राम दे दिया है और आपको सबस्टेंस का नाम बता दिया है कि सबस्टेंस है क्या। उसने कह दिया है कि आपका सबस्टेंस क्या है, मीथेन। मीथेन को आप सब जानते हैं, बहुत फेमिलियर हैं आप मीथेन से, CH4। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको सब कुछ गिवन था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको क्या दिया हुआ था, गिवन मास आपको दिया हुआ था 8 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है, ये 8 ग्राम गिवन था आपको, और मोलर मास क्या होता है, कार्बन का 12, एक H का आपका हो जाएगा 1, तो 4 H के हो जाएंगे आपके 4, तो 12 + 4 16। तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आ जाता आपका, अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो आ जाता 0.5। तो आपको N भी मिल गया। अब आपके पास N भी है, R की वैल्यू गिवन है और T की वैल्यू भी आपकी गिवन है। बस आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी थी, जो आपकी गलती हो सकती थी, T आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इस डिग्री सेल्सियस को आपको पहले केल्विन में चेंज करना था, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में आंसर पूछा हुआ है। तो जब आप डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल आपको जो गिवन है टेम्परेचर उसमें क्या ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसमें 273 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 300 केल्विन। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, नंबर ऑफ मोल 0.5 हो गए, 3/2 आपको गिवन है और आर आपको 8.32 गिवन है। जब आप सबको वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे 3/2 एनआरटी में, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1870 के करीब आ जाएगा। तो 1870 के करीब यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन गिवन है 1872, तो वही आपका क्या हो जाना था, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था कि जो बैकमैन थर्मोमीटर होते हैं वो काई के लिए यूज होता है। तो बैकमैन थर्मोमीटर आप हमेशा याद रखिए, एक फैक्ट है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर नहीं करता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी ये मेजर नहीं करता। तो पहले दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए बैकमैन थर्मोमीटर यूज नहीं होता। और एनी टेम्परेचर भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब एनी टेम्परेचर में एब्सोल्यूट भी इंक्लूड हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट आपका ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, और होता ही ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग, यानी ये जो स्मॉल डिग्रीज के चेंजेस होते हैं ना, बैकमैन थर्मोमीटर का काम होता है जो स्मॉल डिग्री आपके चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उन चेंजेस को मेजर करना। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत स्मॉल होता है, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो इन्हीं स्मॉल जो आपके चेंज होता है ये टेम्परेचर में, इन्हीं को वो मेजर कर पाता है या मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता आपका डी। 82 का ये हो जाता सीधे सीधे वेरिएशनल मेथड का सिंपल एक आपको पता होना चाहिए था कि वेरिएशनल मेथड कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसी से रिलेटेड आपका एक यहाँ पर ऑप्शन गिवन था, स्टेटमेंट गिवन था वेरिएशनल मेथड
तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें कोई ऐसा था नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशनल मेथड से कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन पूछा हुआ हो। सिंपल आपको वेरिएशनल मेथड पता होना चाहिए कि वेरिएशनल मेथड होता क्या है, और हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री में, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं है कि हमें उसे सॉल्व करना पड़े। सिंपल आपको डेफिनेशन टाइप पूछी है। जिसने भी वेरिएशनल मेथड थोड़ी भी पढ़ा होगा शुरू में, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो आपकी 10 मिनट का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वेरिएशनल मेथड का, वो आपको पूछा था, तो उसका ऑप्शन ए हो जाता। अब अगर आप अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 83 पे, तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ था रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब किसी भी यूनिट कंसंट्रेशन, आपकी कोई भी यूनिट दी हुई हो, आपने हमेशा पढ़ा है काइनेटिक्स में कि कंसंट्रेशन की कोई भी यूनिट आपको गिवन हो, अगर रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, सेकंड इनवर्स 1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसको भी हमें इतना ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं। फैक्ट हम जिनके लिए जरूरत है, मतलब जहां जहां आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए था, या थोड़ी सी वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी कि जो रेफरेंस वाली चीजें थी या बुकिश वाली चीजें थी, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिटन रटाया क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। बाकी जो इससे पहले वाले पार्ट में था उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करे हुए हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका है वो पूरा का पूरा ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कशन था। यहाँ पर 25 के बाद आपके ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो आपके जनरली किताबों में या बुकों में आपके डले हुए रहते हैं ब्लैक लाइंस में, वो सारे के सारे पूछे हुए थे। पर जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर 84 क्वेश्चन। तो 84 आप क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, द डेल जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्सियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन टू इक्वेटोरियल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर इसने पूछा हुआ है कि अगर डेल जी नॉट फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का, अगर डेल जी नॉट एक्सियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ गिवन है -0.25, आई थिंक माइनस था यहाँ पर ये, तो -0.25 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल दैट हैव द फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए, अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी था, देखो करना कैसे है मैं आपको इसे बताता हूँ कैसे करना था। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन था। देखो कैसे करना था, मैं आपको इसे बताता हूँ। बहुत सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन था। चले तो आपको सिंपल ये पता होना चाहिए था, आप डायग्राम देख के भी इसे कर सकते थे कि फ्लोरोसाइक्लो, अगर आपको सिंपल साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन भी आता था ना, साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन भी आता, चेयर कंफर्मेशन अगर आपको बनाना आता है कि कौन सा आपका एक्सियल होता है, ये पोजीशन आपकी एक्सियल होती है, ये पोजीशन आपकी इक्वेटोरियल होती है, एक्सियल एक्सियल में कितना एंगल होता है और इक्वेटोरियल में आपका कितना एंगल होता है। यानी आपको साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर, अगर आपको स्टेबल कन्फर्मेशन बनाना आता, आपको कन्फर्मेशन स्टेबल साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन भी अगर आपको बनाना आता, तो आप एक इस क्वेश्चन का गैस ले सकते थे। कैसे गैस लेना था वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले इसका जो प्रॉपर मेथड था, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन होता वो कैसे होना था। तो अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करोगे, सबसे पहले आपको डेल जी गिवन था, आपको डेल जी यहाँ पर गिवन था। देखिए डेल जी आपको गिवन था -0.25 किलो कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। बस यहीं पे अगर किसी को ये क्वेश्चन आता भी था, तो उससे एक ही जगह पे गलती होने के चांसेस थे, और वो यहीं पे थे। पर वो भी ये पकड़ लेता, क्योंकि अगर वो ये गलती करता तो फिर जो गिवन ऑप्शन थे उसमें से कुछ उसका ऑप्शन आता नहीं, ठीक है ना। फिर वो भी लास्ट में क्या मार के आता है, गैस मार के आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि किलो कैलोरी में गिवन था, किलो कैलोरी पर मोल में आपका ये गिवन था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो डेल जी है वो -0.25 में गिवन है, -0.25 आपको गिवन है। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस है। यानी जो आपका एक्सियल है, जो एक्सियल है, एक्सियल ही गिवन है ना, पहले एक्सियल है फिर इक्वेटोरियल है। जो आपका एक्सियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है वो इक्वेटोरियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो होगा। यानी आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ेगी, तो एक आगे की तरफ अगर रिएक्शन बढ़ेगी तो 40% तो होगा नहीं, यानी तभी -0.25 आएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कब आएगी? जब प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा। तो एक ऑप्शन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, एक ऑप्शन तो आपका यहीं पे कट जाता है कि नहीं, एक ऑप्शन आपका यहीं पे कट जाता। तो बचे आपके 3 ऑप्शन। अब आगे कैसे सॉल्व करना था वो देख लेते हैं। अब अगर आप आगे आओ,
आगे सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब आपको थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो अगर आप किलो कैलोरी पर मोल को जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सारी एसआई यूनिट की यहाँ पर बात करेंगे, तो जूल पर मोल में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो आप इंटू कर देते हो 4183 से। ठीक है ना। अब 4183 पॉइंट कुछ भी होता है, पर जनरल आप 4183 लेके चलो, क्योंकि वैल्यू याद रखना आसान है और फटाफट कैलकुलेशन भी आपका हो जाएगा। इतना आपका नेट में भी इतना आपको गैप दिया रहता है, और अगर आप गेट का एग्जाम देते हो तो आपको इतना गैप मिल जाता है। पॉइंट 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 का अंतर बहुत कम होता है, बहुत ही कम ऑप्शंस में ऐसा होता है कि आपको पॉइंट पॉइंट में आंसर दिया हुआ हो। ठीक है ना। तो 4183 लेके आप चलो यहाँ पर। तो अगर आप 4183 से इसको इंटू कर लेते तो जो आपका वैल्यू आ जाती वो आ जाती -1046 जूल पर मोल। तो जब आपकी इतना आपका आ गया, ये आपने कर लिया। ठीक है ना। अब आपको बहुत अच्छे से एक रिलेशन पता है, डेल जी इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पर क्यों रिलेट किया, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम में ही दिया हुआ है, क्योंकि एक कन्फर्मर आपका दूसरे कन्फर्मर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक कन्फर्मर आपका दूसरा कन्फर्मर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको सिंपल डेल जी से के इक्विलिब्रियम को रिलेट कर देना था। ठीक है ना। बाकी आपको टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको टेम्परेचर यहाँ से मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आपको कन्वर्जन बोला हुआ है ना, कि क्योंकि जब एक्सियल से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होगा तो जो रिएक्शन होगी वो आपका इक्विलिब्रियम में होगी। और एक और अगर आपको यहाँ से पता नहीं भी चलता, अगर आपको यहाँ से पता, वैसे तो आपको एक क्वेश्चन से पता लग जाता कि इक्विलिब्रियम में होना था, पर अगर जिस बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है उस बुक में यहाँ पर लास्ट में पूछा हुआ भी है, जो एक क्वेश्चन है उस बुक में लास्ट में बताया हुआ भी है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल दैट हैव द फ्लोरोसब्स्ट्रेट इन इक्वेटोरियल पोजीशन एट इक्विलिब्रियम। इसके आगे फिर से यहाँ पर जो मतलब ये आपके एच एन बी है, इन्होंने यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर पूरा टाइप नहीं किया, यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए था, पर कोई नहीं, उसकी हमें जरूरत थी नहीं, क्योंकि जब एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में बदल रहा है तो पूरा नहीं बदलेगा, वो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो सिर्फ फ्लिपिंग टाइप का आपका हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखिए मैंने अभी कहा ना फ्लिपिंग हो रहा है तो पूरा का पूरा एक्सचेंज नहीं होगा, तो 100% ये भी कैंसिल हो जाता, बचते आपके दो ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखते हैं फिर उन दो ऑप्शंस में से अब मेथड वाइज आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना। वैसे वहां से भी अब निकल जाता आपका आराम से उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होना था, पर मेथड वाइज हम चल रहे हैं तो मेथड वाइज हम देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो यहां तक तो हम पहुंच गए, डेल जी बराबर हमने इतना कर दिया, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब एल एन के आप निकालो, तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो एल एन के इक्विलिब्रियम आप कैलकुलेट करोगे तो एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाएगा डेल जी, तो डेल जी की वैल्यू आपकी है 1046, यही आई, यही अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी आपकी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, अपॉन आर। आर की वैल्यू आप क्या रख देते, अब माइनस भी है तो माइनस यहाँ पर आ जाता 8.314, ये तो सबको याद होती है। ठीक है ना, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है तो हमें अब बार बार यूनिट रखने की कोई जरूरत नहीं, वो सब आपस में कैंसिल होके बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। इंटू 298 क्या दिया हुआ था आपको, शायद जहां तक मुझे याद है 25 डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन में गिवन था, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आपका आ जाता 298 केल्विन। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ना के इक्विलिब्रियम की, के इक्विलिब्रियम की, एल एन को भी उधर ले गए, एल एन उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी एल एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.53। अब इसके बाद बहुत अच्छा था, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ तक तो करते चलो, पर जिसको यहाँ, ये तो खैर जिसको नहीं आता उसको नहीं आता था, पर कभी कभी इसके आगे पता नहीं चलता ही क्या, अगर आप रिलेशन लगा भी लो, थोड़ी बहुत रिलेशन अगर आप निकाल भी दो, कुछ कैलकुलेट करना चाहो परसेंटेज परसेंटेज, इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद बहुत अच्छा था, देखिए के इक्विलिब्रियम, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट काम करता, अब मैथमेटिक्स काम नहीं करता, अब खाली जो मैथ्स वाले हैं अगर कहीं से कैलकुलेट करके ला भी लेते हैं तो वो नहीं कर पाते, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट काम करता। अब अगर आप कॉन्सेप्ट पे आओ, अगर आप कॉन्सेप्ट पे आओगे तो देखो कॉन्सेप्ट जो है ना, के इक्विलिब्रियम होता क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या आपको गिवन था, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट गिवन था वो इक्वेटोरियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन था, EQ से मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, और जो नीचे आपका आ था, जो आपका क्या होना था रिएक्टेंट, वो आ जाता एक्सियल, एक्सियल क्योंकि यही जा रही है ना रिएक्शन, मेंशन किया हुआ है एक्सियल।
रिएक्शन ही ये जा रही है, क्या जा रही है, ए से इक्विटोरियल में रिएक्शन जा रही है, ये चेंज हो रहा है फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। कितना करेगा, क्या करेगा, वो हम आगे देखेंगे, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतना हमने निकाल दिया, क्यों इक्विलिब्रियम की हमने वैल्यू निकाल दी, क्यों इक्विलिब्रियम को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते। जब आप सब्स्टिट्यूट करते जब आप सब्स्टिट्यूट करते जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर यहाँ पर वही लिख देता, आप क्या आया, क्यों इक्विलिब्रियम नॉर्मल 5 3। अब क्या, अब कैसे निकालते, तो कुछ नहीं, आपको बस इसको कंपेयर करना था, यहाँ पर 1 आ जाता, उसके नीचे 1 होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हर एक एक्सियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन काम आता, यहाँ पर आपका अब क्या काम आता, इंटरप्रिटेशन काम आता। अब अगर आपको इंटरप्रेट करना नहीं आता, आपको किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि के इक्विलिब्रियम एक्चुअली में डिनोट क्या करता है, कि के इक्विलिब्रियम ठीक है, हमको फॉर्मूला तो पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, पर उसका डिनोशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बताना क्या चाहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक एक्सियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन पे कितना आपका इक्विटोरियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करेगा, 1.53। बस यहीं पे सारा गेम था, जिसको ये गेम आता है उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान था। इसके बाद तो एक एक्सियल पे आपका इक्विटोरियल 1.53 एग्जिस्ट करता, तो अब आपको निकालना था, तो बस हो गया ये क्वेश्चन। तो अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे अगर आप आ जाते तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको निकालना था इक्विटोरियल वाले का। तो जब आप इक्विटोरियल वालों का निकालोगे तो आपको पता है भाई इक्विटोरियल का हमारा कितना आया हुआ है, 1.53। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, जिसका परसेंटेज निकालना है वो अपॉन टोटल जो सिस्टम में प्रेजेंट है। टोटल सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों प्रेजेंट है। तो एक्सियल एक्सियल का हो जाता आपका 1 और इक्विटोरियल का हो जाता आपका 1.53। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ से आपका इक्विटोरियल का क्या निकल जाता, यहाँ से आपका इक्विटोरियल का परसेंटेज निकल जाता। अब परसेंटेज में कुछ लोग गलती क्या करते, बताओ, परसेंटेज में कुछ लोग गलती क्या करते, यहाँ पर 100 से इंटू करना भी होता है, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका अराउंड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60.5। 60.5। तो अराउंड जो आपको ऑप्शन गिवन था वो था 60, तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। अब आपको आने वाले एग्जाम में देखिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आने वाले एग्जाम में CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है घुमा के। देखिए अभी तो आपको पूछ लिया कि ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल का, वहां आपको क्या पता पूछ ले एक्सियल का, कि एक्सियल का कितना कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करेगा भाई इक्विलिब्रियम पे। तो एक्सियल का कितना करेगा, 100 माइनस 60.5 अप्रोक्सीमेट 39.5 यानी 40, यानी 40 यानी 40% उस केस में आंसर आपका हो जाता। अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि अगर हमें गैस मारना होता तो कैसे मारते हैं। देखो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं आता, इतना दिमाग में नहीं चलता है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, पर फिर भी हम कैसे देखते हैं। देखो गैस मारने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो डेल जी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर माइनस में आता, तो यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जब स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और जब आगे की तरफ रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है तो 50% से तो ज्यादा ही प्रोडक्ट आपका होना है। पर रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो 100% भी आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो 100% और 50% से जो कम आंसर था वो तो डायरेक्ट हो जा रहे थे कैंसिल आउट। वो इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कैसे कैंसिल आउट हो जाते। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बना के थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखते तो फ्लोरोसाइक्लो जो आपका इक्विटोरियल फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल होता है, तो यानी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, पर इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता कि पूरा का पूरा जो आपका एक्सियल है वो आपका इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, डेल जी इतनी ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहती, वन से ज्यादा नहीं है ये। अगर ये डेल जी यहाँ पर ऐसा रहता कि 2 किलो कैलोरी पर मोल या लगभग लगभग 3.5 किलो कैलोरी पर मोल, तब ये 80% आंसर हो जाता है। डेल जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर जीरो ये 1 से कम और 0 से ज्यादा, यानी 1 to 0 के बीच में लाई कर रही है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपका बनने लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपका सीवी आपका कैंसिल आउट हो जाता, आपका आंसर हो जाता बी। पर ये सिर्फ और सिर्फ प्योर गेसिंग है, प्योर गेसिंग, वो भी अगर आपका सही बैठ गया तो ठीक है, वरना आपको मेथड से ही जाना है। और मेथड मैंने आपको बता दिया है, मेथड बहुत ही इजी था। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं 2 नंबर में। और 2 नंबर बहुत होते हैं ऐसे एग्जाम में, गेट में तो बहुत होते हैं 2 नंबर, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छों से सॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होता है,
पर वहां पर कॉन्सेप्ट एक साथ मिल नहीं पाता, आप ज्वाइंट नहीं कर पाते, लिंक नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट को। और अगर एक बार के लिए आपने कॉन्सेप्ट लिंक भी कर दिया ना, देखो यहाँ तक तो चलो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो लिंक कर लेता, अगर अगर उसने क्वेश्चन नहीं भी देखा है कभी, तो वो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट लिंक कर लेता कि डेल जी आपको गिवन है किलो कैलोरी में, हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, चलो ठीक है। डेल जी अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो हम उसको इक्विलिब्रियम से रिलेट करके देखते हैं, तो यहाँ तक तो वो कर लेता, के इक्विलिब्रियम तक निकाल देता। पर अब इसके बाद क्या, इसके बाद सारा खेल आता है इंटरप्रिटेशन, कि आपने जो के इक्विलिब्रियम निकाला, आपको उसका मतलब भी पता है कि सिर्फ निकाल दिया और छोड़ दिया? अगर आपको उसका मतलब नहीं पता, अगर आपको उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब भी फिजिकल पढ़ो तो उसका इंटरप्रिटेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर पढ़ो, तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ मैथ नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुणा भाग कर लिया और फिजिकल हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो दो चीज होती है, एक होता है कौन रोटेटरी, एक होता है डिसरोटेटरी। अब आपको यहाँ पर पूछा था कौन रोटेटरी, और ऊपर से आपको ये भी पूछा था कि फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पर दो कंडीशन होती है। जब भी आप फोटो पेरिसाइक्लिक पढ़ोगे, पेरिसाइक्लिक का एक क्वेश्चन था, तो एक होती है थर्मल कंडीशन हीट, और एक होती है फोटोकेमिकल कंडीशन एच न्यू। एक होता है डिसरोटेटरी, एक होता है कौन रोटेटरी। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं भी पढ़ा तो कोई नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो के नीचे, अगर आपको थर्मल के ऊपर, थर्मल पेरिसाइक्लिक के ऊपर डिसरोटरी कौन रोटरी सीखना है, और फोटोकेमिकल के ऊपर डिसरोटेटरी और कौन रोटेटरी को अगर सीखना है, किस तरीके से इनको अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं, यानी जो आपके काम आए अगले एग्जाम में, जैसे कि अगले आने वाले सेट एग्जाम में, स्टेट सेट एग्जाम में, या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, या जो भी सेट नेट गेट के एग्जाम होते हैं आपके, उनमें अगर काम आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं विद टॉपिक वाइज, एक एक डिस्कशन 45 मिनट की मैक्सिमम, कि थोड़ी थोड़ी करके हम पूरा सिलेबस आपका कवर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, मेजर मेजर टॉपिक जो आपके होते हैं, मेन मेन टॉपिक्स, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं ला दूंगा। यहाँ पर मैं इतना ज्यादा तो यहाँ पर बताऊंगा नहीं आपको, पर हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन ने होना कैसा था, इस क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था। देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, थोड़ी इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, इरेजर, थोड़ी जब तक ये इरेज हो रहा है तब तक आप देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना था। बहुत ही इजी अप्रोच था इस क्वेश्चन का, बहुत आसानी से आपका इसका लग जाता है, अगर आपको थोड़ी भी, बस आपको बॉन्ड घुमाने आने चाहिए, बस आपको क्या आना चाहिए, बॉन्ड घुमाने आने चाहिए। जैसे थोड़ी भी पेरिसाइक्लिक पड़ी थी, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी था। देखो जब आप बनाते ना, तो कुछ इस तरीके का बनता, ये आपका बनता है ऐसा। ये क्या हो रहा है, ओके 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 ओके, वहां पर लाइन हो गई थी, ठीक है कोई नहीं। हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, फिर हम ये कर देते, और फिर हम कर देते ये, इधर आ जाता CS3, इधर आ जाता CS3। इस तरीके से आपको इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये कौन रोटेटरी है ना आपका, तो ये ऐसा हो जाता। रुकिए यहाँ पर, क्योंकि आपको वो मेंशन है, जहाँ तक मुझे लगता है आपको मेंशन है यहाँ पर, एक बार देख लेंगे, एक बार मुझे बनाने दीजिए पहले। जहाँ तक मुझे लगता है यही था आपका जो कंफर्मेशन गिवन था, यही था। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन में आपका गिवन क्या था। ऑक्टाट्राइन तो आपकी गिवन थी, पर किस तरीके की आपकी ऑक्टाट्राइन गिवन थी ये देखना जरूरी है। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में आपको गिवन था 2E 4Z 6Z, देखते हैं वही बनाया है कि नहीं बनाया। तो गिवन है आपको 2E 4Z 6Z, यही था शायद आपको गिवन, ठीक है ना। तो अब देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर गलती हो रही है, ऑक्टा गिवन है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या, 1 2 3 4 6, ओ ओ, ओके ओके ओके, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने बना लिया है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बन चुका है, तो ये थोड़ी सी रिमूव करके ये बना लीजिए। हाँ ये कन्फर्म अब सही बन गया, अब ये कन्फर्मर सही बन चुका है, ठीक है ना। देखो
अब देखो ये बन गया 8 आपका। तो देखो पहले तो चेक कर लो कि सही बना है कि नहीं बना है। देखो ई जेड तो आपको देखना आता है ना। जेड का मतलब क्या होता है? सिस, अगर आप नॉर्मल भाषा में कहो, अगर आपको याद नहीं रहता कि क्या होता है, सिस का मतलब सिन, जेड का मतलब होता है सिन, ई का मतलब होता है एंटी, यानी ट्रांस। ठीक है ना। तो देखो 2E, तो 2 पे ट्रांस है, 2 पे देखो ट्रांस हो रहा है। एक अगर इधर आ गया तो आपको नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 1 2, क्योंकि अगर आप इधर से करोगे तो सिस बन जाएगा। अगर आप इधर से करोगे 2 पे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ एक और इधर की तरफ एक है, तो क्या बन, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कन्फर्मर बनाना है तो आप कहीं से भी नंबरिंग नहीं कर सकते, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से नंबरिंग अरेंज करनी पड़ेगी। मैंने पहले तो कहीं से भी कर ली, पर अब मेरा कन्फर्मर तो बन गया, कन्फर्मर बन गया, तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप इस कन्फर्मर के थ्रू करोगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। बस यही चीजें आपको पेरिसाइक्लिक में थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको जो मेजर चीजें ध्यान रखनी है पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन के लिए, वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको गिवन क्या है। आपको एच न्यू में पूछा हुआ है या आपको डेल में पूछ रखा है। उसके बाद आपको याद रखना है कि डिस पूछा हुआ है या कौन पूछा हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर तो मेंशन करके दिया हुआ था, तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी कंडीशन में कौन सा रोटेशन होगा। दूसरी तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपको कन्फर्मर दिया हुआ है, जब आपने बना दिया, आप फटाफट बना तो लोगे, फटाफट आपने बॉन्ड भी अरेंज कर दिए, पर उसके बाद क्या वो सही बना? तो वो भी आपको एक बार क्या क्रॉस चेक, अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपका क्वेश्चन बन गया, फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखो अब मैंने देखा ना अभी कि यहाँ 2 ही नहीं बना था, यहाँ से 2 ही बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से पूरा सही। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। देखो 1 आपका 2, देखो 2 ही है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, एंटी होता है ट्रांस, तो बन गया ट्रांस। फिर आपका 4 जेड, 4 पे आपका जेड है, देखो ये नीचे बिल्कुल 6 है, ठीक है। फिर आपका क्या था 6 जेड, तो ये आपका ऊपर, ये भी आपका इधर, तो 6 भी आपका जेड बन गया। तो ये आपका जेड हो चुका है, ये भी आपका जेड हो चुका है, और ये आपका ई हो चुका है, ये आपका। अब अगर मैं, जैसे मैंने पहले किया, मैंने पहले लिख दिया, पर मैंने क्रॉस चेकिंग नहीं की। अब मैं अगर वहां से आपका बॉन्ड रोटेट करके रिंग क्लोजर करा देता तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आना था। फिर आप बोलते जी हम तो सही करके आए, लेकिन गलत हो गया। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन में। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पेरिसाइक्लिक में ध्यान रखनी होती है। बाकी पेरिसाइक्लिक बहुत ईजी है। अब कुछ नहीं करना था, अब आपको रिंग क्लोजर करना था, तो रिंग क्लोजर कैसे करते? ये इधर आता, ये इधर जाता, और ये फिर इधर आता, तो ये आके एक क्या बन जाता आपका? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये आगे क्या बन जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता, यहाँ पर कुछ एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेता इन दोनों के बीच में, और ये दोनों के दोनों किस तरफ चले जाते हैं? CH3 नीचे की तरफ। दोनों के दोनों CH3 किस तरफ चले जाते हैं? नीचे की तरफ। तो ये तो कंफर्म था कि डाइइन बनना था, ये तो कंफर्म था कि डाइइन बनना था। उस डाइइन में 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन थे, तो हेक्साडाइन बनना था, ये भी सही था। इतना चीज तो आपका कंफर्म हो चुका था। और ऐसे ही आपको ऑप्शन भी गिवन थे, देखिए ऑप्शन भी आपको साइक्लोहेक्साडाइन 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 साइक्लोहेक्साडाइन। अब जो खेल था वो पूरा था सिस और ट्रांस में। ठीक है ना। तो देखो जब हम उसके बाद क्वेश्चन में आए तो हमने देखा कि ये जब इधर आएगा बॉन्ड, तो ये CH3 दोनों के दोनों नीचे जाएंगे। ठीक है, CH3 दोनों के दोनों क्या जाएंगे? नीचे जाएंगे, तो यानी सिस हो जाएंगे। तो फिर आपके ट्रांस वाले भी क्या हो जाते? कट जाते। तो ट्रांस वाले तो आपके पहले ही गए। अब आपको कुछ नहीं देखना था, अब आपको बस नंबरिंग देखनी थी। अब आपको क्या देखना था? नंबरिंग देखनी थी। अब आप नंबरिंग कर लेते तो आपका आराम से आंसर आ जाता ऑप्शन बी। देख आप नंबरिंग कर ले तो आपका आराम से ऑप्शन क्या आ जाता? बी आ जाता। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, जब आप प्रोडक्ट फॉर्म करोगे इस रिएक्शन का, तो बहुत इजी ये रिएक्शन थी, बहुत टाइम से आप ये रिएक्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत अच्छे से आपने ये रिएक्शन पढ़ी भी है पहले भी। आई थिंक ऑप्शन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन जो था वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैंने आंसर की, मैं भी आपको इसके साथ डिस्कस किया था, ऑप्शन डी सिस 5 6 डाइमिथाइल। देख लेते हैं 6 5 6 डाइमिथाइल। ओके, यहाँ पर बन जाती है 6 मेंबर रिंग। अगर आप इसकी 6 मेंबर रिंग बना लो, यहाँ पर बना ही लो, ऐसा कर लो, बना लो। बस यही चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ती हैं, ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो आराम से क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर आ जाता, ये घूम के यहाँ आ जाता। ठीक है ना। तो बस हो गया आपका। अब क्या है, देखो सिक्स तो है, ठीक है, CH3 दोनों 6 है, 5 6 पे डाइमिथाइल है। तो अगर आप नंबरिंग करोगे, सॉरी कहाँ पर है आपका, 1 6 5 6 डाई मिथाइल 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन। तो अगर आप ये करोगे, हाँ तो आ जाएगा आपका, यही होगा।
कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड बना और आपका मिथाइल दोनों के दोनों यहाँ पे क्या चले गए, नीचे चले गए। हाँ ठीक, तो आपका क्या हो जाता, सिस 5,6 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बस आपको यही दो तीन चीजें पेरिसाइक्लिक में थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले जो आप कंडीशन गिवन है एच न्यू या डेल, थर्मल या आपका इलेक्ट्रो फोटो फोटोकेमिकल आपको कंडीशन गिवन है वो डिसरोटरी कॉन्डोटेटरी, उसके बाद जो आपको सबस्ट्रेट गिवन है उसका जो कंफर्मेशन है, कौन सी पोजीशन पे जेड है, कौन सी पोजीशन पे ई है, वो आपको थोड़ी ढंग से बनाना है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, उसके बाद जो आपका ऑप्शन बनता जाएगा वो आसानी से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 86 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। देखो बहुत इजी ऑप्शन था, देखो ब्यूट टू आइन आपको गिवन था, ट्रिपल बॉन्डेड ब्यूट टू आइन आपको गिवन था। अब आपको इसको Na लिक्विड NH3 के साथ आपको इसका रिएक्शन कराना था। तो जो ये रिएक्शन थी बहुत इजी थी, इसमें आपका कुछ नहीं होता, आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। देखो आपने बहुत अच्छे पढ़ी हुई भी होगी ये रिएक्शन बहुत बार। जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो देखो होता क्या है कि ये जो ब्यूट टू आइन है इसकी दो कंडीशन हो जाती है। तो एक बार तो हम इसको, अगर हम इसको करा दें H2 और लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, लिंडलर LIND से लिख देता हूँ, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो जो आपका बन जाता है वो जाता है सिस टू ब्यूटीन बन जाता है। बनता ब्यूट टू ही नहीं है, पर उसकी जो आपकी स्टीरियो है वो डिफरेंट हो जाती है। एक में से जो सिस टू ब्यूटीन बनता है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है उसमें सिस टू ब्यूटीन बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये तो गिवन नहीं था, आपको था NaLiNH3। इस कंडीशन में जो आपका बनता है होता है ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाना था इस कंडीशन में, ठीक है ना। अब देखो होना क्या था, देखो आपको इस क्वेश्चन का मैं जनरली आपको इसका मैं वो बता दूं एक बार मैकेनिज्म, क्योंकि ऐसे रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जरूर ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, पर इसी टाइप के रिएजेंट से, इसी टाइप के रिएजेंट से आपके नेट में क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपका जून में होने वाला है। और आपको पता है, और आप सब लोगों ने तो फॉर्म भर ही दिया होगा, पर जिन्होंने नहीं भरा है, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी वो भर सकता है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है 17 अप्रैल तक। तो अभी भी देर नहीं है, देर नहीं हुई है, आप आराम से फॉर्म भरिए और नेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, तो मैं आराम से आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आराम से हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अगले इस क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें तो आपको गिवन जो था वो था ब्यूट टू आइन। तो थोड़ी लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी तो समझा मैं आपको सब दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्यूट टू आइन आपको गिवन था CH3, ठीक है ना। अब जब रिएजेंट आपको दिया है, रिएजेंट आपको दिया है, सबसे पहले तो आपको दिया है सोडियम या Li। तो इनका काम होता क्या है, सोडियम और Li जब भी आपको गिवन हो, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। और जो इसके लिए मैकेनिज्म प्रपोज्ड है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ये काम करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करता, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करता, किसी पोजिशन पे कर सकता था, क्यों, क्योंकि सिमिलर पोजिशन है, आइडेंटिकल पोजिशन है, किसी भी पोजिशन पे अटैक कर लेता, यहाँ पर अटैक कर लेता तो क्या बना लेता, यहाँ पर अटैक कर लेता तो बना लेता CH3 C डबल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, यहाँ पर इस कार्बन पे फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा और CH3, ठीक है ना। और क्या हो जाता CH3, ये आपका बन जाता। अब आपने क्या लिया हुआ है, NH3 लिया हुआ है, आपने आगे रिएक्शन में क्या लिया हुआ है, NH3 भी है। तो जब आगे की रिएक्शन में NH3 आपको यहाँ पर गिवन है, NH3 जैसे ही आपने यहाँ पर लिया तो क्या होगा, जो फ्री रेडिकल, जो ये यहाँ पर आपका कार्बो एनाइन यहाँ पर जनरेशन हो गया, तो ये कार्बो एनाइन यहाँ से क्या ले लेगा, H ले लेगा और हो जाएगा इसका रिडक्शन। तो यहाँ पर H लगा लेते हैं, जब इसने H लिया NH3 से तो यहाँ पर H बन गया। अब मैं इसी में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, बार बार लिखने में हल्का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहीं पे आप फटाफट समझ लीजिए, आप अपनी कॉपी में ढंग से नोट करिएगा स्टेप वाइज। इतना जनरेशन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक ही सोडियम होगा, क्योंकि हमारा पूरा सॉल्यूशन है, हमारे सॉल्यूशन में Na अभी प्रेजेंट है, हमारे रिएक्शन में भी Na चल रहा है, तो एक और Na आएगा, एक और Na अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। अब वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो फिर इस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का जनरेशन। दूसरी बार में जब एक H ले लिया,
ठीक है, उसके बाद की रिएक्शन है, जब एक H ले लिया NH3 से, उसके बाद फिर से सोडियम ने अटैक करा, इलेक्ट्रॉन दिया और फिर से यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज में जब कन्वर्ट हुआ तो आपके पास फिर से क्या प्रेजेंट है, आपके पास फिर से प्रेजेंट है आपका NH3। तो NH3 फिर से क्या कर लेगा, NH3 से कार्बोनाइन क्या ले लेगा फिर से, ये क्या होगा, NH3 से कार्बोनाइन फिर से क्या ले लेगा, आपका H ले लेगा और यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका H। तो यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी। अब होता क्या है एक्चुअली में, ट्रांस टू ब्यूटीन बनता है, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, ये केसीपी नहीं है। तो दो टाइप के आपके प्रोडक्ट होते हैं, एक केसीपी होता है, एक टीसीपी होता है, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आपका क्या बनता है, इस रिएक्शन में आपका क्या बनता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कार्बोनाइन बना पहली स्टेप में, जैसे अब यहाँ पर कार्बोनाइन बना ना, तो ये CH3 क्या चले जाता है नीचे की तरफ, CH3 क्या चले जाता है नीचे की तरफ। और जैसे ही आपका फिर दूसरे पे कार्बोनाइन का जनरेशन हुआ, तो नीचे तो CH3 है, तो ये CH3 अगर नीचे आएगा तो फिर क्या करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, तो इसीलिए क्या चले जाता है ऊपर की तरफ, तो ये बन जाता है आपका ट्रांस। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन भी हो जाता, सिंपल स्टेरिक पे बेस्ड, आपको इसकी रिएक्शन पता है, ये मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। जो आपके सिंपल डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी तो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप फटाफट कर लोगे इतना आपको, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा होगा उसको ये सब आता होगा। ठीक है ना, बाकी जिसको नहीं आता है वो कमेंट करिए, बाकी आपके लिए वीडियोस बना दी जाएंगी, उन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी। द रिएजेंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसके बाद ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, रिएजेंट आपको पूछा हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपको दिया हुआ हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सिंपल नाइट्रेशन के लिए पूछा गया है। तो नाइट्रेशन के लिए तो आपको पता है कि HNO3 H2SO4, सब ऑप्शन में आपको वही गिवन, सॉरी सब दो ऑप्शन में आपको वो गिवन था, दो ऑप्शन में नहीं था, दो ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो जाने थे। ठीक है, बचते दो ऑप्शन। अब आपको क्या कराना था, ब्रोमिनेशन कराना था। तो जब भी आप ब्रोमिनेशन कराते हो, आपको पता है, आपने बहुत बार एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ है कि आप भी किसी भी हैलोजन X2 और किसके प्रेजेंस में कराते हो, उसी के लिविस एसिड की प्रेजेंस में, तो Br2 FbR3 था, तो ऑप्शन हो जाना था इसका C। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ ये कहाँ से क्वेश्चन था, और इतना मुझे इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी इससे पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में, या जो मैंने आंसर की डिस्कस करी है 10 मिनट की वीडियोस में, उसमें बिल्कुल सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। यूनिवर्सिटी जो आंसर की आएगी उसमें भी आपके वही आंसर की बनोगे। आप अपने आंसर चेक करिए, अपने नंबर लगाइए और इसमें कमेंट कीजिए कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के आंसर की भी चाहिए तो कमेंट करिएगा नीचे, मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के आंसर की भी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। 90 क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हेन इथाइल अमीन रिएक्ट विद एक्सेस मिथाइल, यहाँ पर जो कीवर्ड था वो था एक्सेस। तो जब भी आपको एक्सेस दिया होगा ना, तो तब तक रिएक्शन होगी जब तक वो सबस्ट्रेट क्या है, कैपेबल है रिएक्ट करने का, यानी जब तक वो अपनी हाईएस्ट स्टेट में नहीं पहुंच जाता। अब यहाँ पर प्राइमरी सॉल्ट था, आपका प्राइमरी सॉल्ट बनाना था, तो आपको ये पता है कि अमीन का जो सॉल्ट बनेगा वो हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, कौन सी स्टेट तक जा सकता है, क्वाटरनरी तक। तो क्वाटरनरी इसका आंसर हो जाना था, क्योंकि तब तक उसका पॉसिबिलिटी है, कि अपने ग्रुप को हटाता जाए और उसमें जोड़ता जाए। अब इसके बाद आपको आइडोफॉर्म टेस्ट बताना था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 12 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि CH3COS, थोड़ी सी मैं इसके यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जनरली जो आइडोफॉर्म दिखाते हैं वो ऐसे कंपाउंड आपके दिखाते हैं जिनमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्फा मिथाइल, यानी अल्फा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो आपको क्या दिखाते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल गिवन था तो ये नहीं हो सकता था, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड गिवन था, ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता था आपका कि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल दे देता। क्या पता आपके नेट में आने वाले क्वेश्चन है, पूछ ले आइडोफॉर्म टेस्ट से कभी कभी पूछ लेता है, एनालिटिकल मेथड से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेट में, और वो बहुत इजी होते हैं जनरली, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया तो आप आसानी से कर लोगे। तो अगर यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल पूछता तो सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता, सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या दे देता, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता। ठीक है, तो उसका आंसर उस केस में क्या हो जाता, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता। अगर
एसीटोन नहीं रहता, सेकेंडरी अल्कोहल रहता, और कुछ आपके एल्डिहाइड गिवन रहते, तो वो आराम से आपका क्या दे देते, सेकेंडरी अल्कोहल वाला एडोफॉर्म टेस्ट दे देता। उसके बाद आपको सिंपल 92 क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग मेटल, तो कुछ नहीं करना था आपको इसमें, आपको सिंपल इस क्वेश्चन में ये देखना था, बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ी बहुत भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में पता होगा ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था। देखो इसमें आपको सिर्फ इतना देखता था कि जो भी आपको गिवन ग्रुप्स हैं उन सब में से जो आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन सा है, तो आपको सिर्फ एक ही ग्रुप आपको सबको पता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, NO2, NO2 इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता था, कैलकुलेशन करनी थी इसकी बस, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल वो अप्रोक्सीमेट मान के भी कर लेते, इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट मान के भी कर लेते, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता। देखो आपको कुछ नहीं करना था, आपको इलेक्ट्रॉन का मास गिवन था, आपको प्रोटॉन का मास भी गिवन था, अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, रेशियो आपको कैलकुलेट करना था रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इसी में सारा खेल था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आता, तो आपको रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करना था हाइड्रोजन एटम का अपॉन इलेक्ट्रॉन के मास का, तो इलेक्ट्रॉन का तो आपको गिवन है, हाइड्रोजन एटम का कैसे निकालोगे, तो हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास है, देखो उसने मेन बात ये कर दी कि उसने रिड्यूस्ड मास बोल दिया, अगर आपको वो रिड्यूस्ड मास नहीं भी बोलता तभी भी आपको यहाँ पर रिड्यूस्ड मास ही कैलकुलेट करना था, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास गिवन है, तो आप सिंपल वहां पर H2 का मास नहीं लेते, आप कैलकुलेट करते। तो ड्रॉ कर देखते हैं इसे, तो इलेक्ट्रॉन मास आपको गिवन था, तो आपको रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला पता है, रिड्यूस्ड मास क्या होता है, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो कोई दिक्कत थी नहीं, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है आपके लिए अगले पेपर में, किसी और एटम के लिए पूछ ले सिमिलर डाटा देके, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग हो उस एटम में, तो आपको बस उससे इंटू कर देनी है, वहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पर होंगे उस एटम में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक एक था, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, m1 आपको गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उसके बाद आपको m2 भी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना, तो दोनों को इंटू कर देते, दोनों को ऐड कर लेते, तो कुछ आपका म्यू की वैल्यू आ जाती, उसके बाद जो आपकी म्यू की वैल्यू आ जाती उसको आपको डिवाइड कर देना था इलेक्ट्रॉन से, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.999, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट मान के भी करोगे ना तो यही आपका आंसर आएगा 0.999 के करीब, तो आराम से हो जाता है क्वेश्चन। एक बार आप कैलकुलेट करिए देखिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन भी आपकी सुधर जाएगी। 94 का जो आंसर था वो था एल्यूमिनियम, एकदम लर्निंग क्वेश्चन था, इतना ज्यादा कोई ऐसा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन था, जनरली अगर आपको पता है तो पता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, आप इसमें कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बिल्कुल नहीं था, आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अमोनिया नाइट्रेट ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं इसमें। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपका 96 था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैव टू डिस्टिंग्विश द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल, तो आपको पता है कि भाई अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सेम ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, अजीमुथल भी नहीं कर पाएगा। देखो सेम ऑर्बिटल माना बात, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2p हमारे पास है, क्या हमारे पास 2p, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बताऊं तो अगर हमें इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को डिफर करना है तो 2p है, तो दोनों भाई 2 2 में है, n दोनों के लिए सेम है, नहीं डिफर कर पाएगा। अजीमुथल क्वांटम नंबर l, वो भी इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग होगा ना, इसके लिए +1 होगा, इसके लिए +0, दोनों +1 में नहीं डिफर कर रहा। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी इसको नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो वो इसको डिस्टिंग्विश कर लेगा, क्यों, क्योंकि वो इसका हाफ है और इसका क्या है, -हाफ, तो जनरली एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने का काम कौन आता है, स्पिन क्वांटम नंबर ही आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। देखो अब बच्चों ने क्या किया होगा ना, कई बच्चों ने पढ़ा तो होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था आपका, कह लें ऑर्गेनोमेटेलिक कह लें तो ऑर्गेनोमेटेलिक से ही ये क्वेश्चन था। Fe2CO9 डायमैग्नेटिक है, उसने बोला है कि Fe2CO9 इज डायमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि इनमें से कौन सा रीजन करेक्ट है, कि प्रेजेंस ऑफ 1 COH ब्रिज ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, कि रिजोनेंस हाइब्रिडेशन ऑफ CO, या नॉन ऑफ द अबव। आंसर इसका नॉन ऑफ द अबव था, लेकिन अब कैसे आपको करना था, देखो जो Fe2CO9 होता है वो डायमैग्नेटिक होता है अपने मेटल मेटल बॉन्ड के कारण,
मेटल मेटल बॉन्ड में जो उसके इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो वैसा तो कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या था, गिवन नहीं था कि मेटल मेटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होता था वो था नन ऑफ द अब। पर अब देखो यहाँ पर क्या होता था कि अगर आपको नहीं भी पता कि चलो माना बात आपको नहीं पता कि मेटल मेटल बॉन्ड के कारण ये डायमैग्नेटिक है, तो कैसे करके करते, आपको Fe2CO9 पता होना चाहिए। आपको Fe2CO9 पता होगा कि Fe2CO9 ऐसा होता है कि Fe इनके बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए था। और आपको अगर नहीं भी पता था तो आपको इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं भी आता तो आप कैसे पता करते कि इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। देखो इसमें होता है ना 3 CO आपके क्या होते हैं, ब्रिजिंग पे होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 3 हो गए तो बाकी 3 इधर हो जाएंगे आपके, और बाकी 3 आपके इधर हो जाएंगे। 3 3 6 और 3 9 आपके CO इसके अराउंड होते हैं। इस तरीके से 3 आपके क्या होते हैं, ब्रिजिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको इतना ही पता है तो आप देखो पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही कैंसिल कर देते कि भाई इसमें 3 CO होता है, इसमें तो 1 CO बताया हुआ है। नहीं, प्रेजेंस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो इसकी ये तो कोई डायमैग्नेटिक के लिए पैरामीटर है नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन में कोई डायमैग्नेटिक के लिए पैरामीटर नहीं है। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है आपका नन ऑफ द अब मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो नेट वगैरह में मेटल मेटल बॉन्ड पे क्वेश्चन बहुत आता है। मेटल बॉन्ड हो गया, आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछेगा, आपको 4 नंबर पे भी इससे क्वेश्चन आता है, ये मैंने बता दिया। आपको लगता होगा ये छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक तो है, पर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन बना के देगा और ऐसा फंसाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना आसान क्वेश्चन था। वो क्या कर देगा, आपको स्पीसीज दे देगा। अब स्पीसीज में कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा कि द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज XY, द मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 2, उसके बाद द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, द कॉम्प्लेक्स शोज कलर ड्यू टू MLCT या LMCT। ये 4 स्टेटमेंट आपको इस तरीके से गिवन होंगे। अब आपको बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब अगर आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालना नहीं आता, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। और हर बार इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है नेट में, तो आप जरूर अपनी पकड़ बना के जाइए मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने में। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाए उतना फास्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए दे देगा 20 इलेक्ट्रॉन, क्यों, पर आपको बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया होगा, बड़ा फॉर्मूला, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया होगा। सिंगल सिंगल मेटल का कॉम्प्लेक्स नहीं दिया होगा वहां पर आपको, डबल मेटल या ट्राई वैलेंट मेटल या जैसे Fe3 का कोई कॉम्प्लेक्स, Fe3CO12 इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो इसका आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए आपकी स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और आप टाइम वेस्ट के चक्कर में उस क्वेश्चन को गलत भी करके आओगे, ऊपर से अपना माइनस भी करा के आओगे। तो बस अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका इसको कैलकुलेट करना था। देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो ये अप्रोक्सीमेट 34 के, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आ जाते हैं 34। कैसे आ जाते हैं, 2 आपके कार्बोनिल देता है तो 9 टू 18 कार्बोनिल के हो जाते हैं, 8 आपका आयरन देता है तो 18 + 16 कर देते तो 34 हो जाते। अब मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं आपको पता है, मेटल बॉन्ड बहुत सरल निकालना। देखो 18N माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब N क्या होता है कि नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट, तो 18 इंटू 2 आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 18 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 34 आपने निकाल ही दिया, और अपॉन 2 करोगे तो 1 आपका यहाँ पर आ जाना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ी इसको तेज रखिए ताकि आपकी नेट और गेट की प्रिपरेशन अच्छी रहे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन उसमें जनरली पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से। आपको बना के दे देगा स्टेटमेंट और आप वहां पर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी, आपका क्वेश्चन भी गलत करा के आओगे। तो इसमें अगर स्पीड रहेगी तो टाइम भी आपका कम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ये फिर बहुत आसान क्वेश्चन था GF2। सिंपल जी किस फैमिली का होता है आपको सिंपल ये पता होना चाहिए था, तो किस फैमिली का होता है जी, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसका, बेंट शेप आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। हाइब्रिडेशन आता है इसका sp2। ठीक है, हाइब्रिडेशन आता है इसका sp2। और जब आप उस sp2 को अरेंज करते हो, sp2 होता है एक्चुअली ट्राइगोनल प्लेनर। आप अरेंज करते तो यहाँ f आता, यहाँ f आता, या कहीं भी दो जगह f आ जाता और बीच में g आ जाता, तो एक तरफ आपका लोन पेयर रहता। तो लोन पेयर तो आपका शेप बताता है नहीं, यहाँ पर आपको शेप बताना था। ये भी देखिए यहाँ पर आपको शेप मेंशन था। टेट्राहेड्रल कोई लोग बोलेंगे भाई ज्योमेट्री भी हो सकती थी, क्योंकि सिर्फ उस पर लिखा है GF2 है। अब टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री होती है,
वो वैसे भी इसकी थी नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो जाना था, ये भी आपका कैंसिल हो जाना था। अब यहाँ पर अगर ट्राइगोनल प्लेनर रहता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि ज्योमेट्री बतानी है ऐसे, क्योंकि इसने कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन के हिसाब से हमको शेप बतानी थी, शेप होता है विदाउट लोन पेयर, तो विदाउट लोन पेयर क्या आता, बेंड शेप आ जाता, ठीक है ना। बाकी आप कैलकुलेट करिएगा, बहुत आसान है। अगर आपको ये भी जानना है कि किस तरीके से हाइब्रिडेशन निकालते हैं, किस तरीके से जानते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, तो वो मैं आपको आसानी से कवर करा लूंगा नेट के एग्जाम तक। जैसे हाइब्रिडेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, बहुत ही ज्यादा छोटे मैनर में आपको, यानी आप 30 मिनट्स की वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि हाइब्रिडेशन किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से शेप डिटरमाइन किया जाता है, क्या हाइब्रिडेशन के एडवांटेज है, क्या हाइब्रिडेशन का एप्लीकेशन पोर्शन है। 30 से 35 मिनट के अंदर मैं पूरा कवर करा लूंगा, और उतना बहुत होगा आपका नेट एग्जाम में। उस तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से निकल ले जाओगे, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन इस नेट में, 4 नंबर का क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से आ सकता है, एप्लीकेशन पोर्शन से आ सकता है। सिंपल हाइब्रिडेशन निकालने या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बहुत सारा वहां पर डेटा के साथ, वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 99 अगर हम करें तो फैक्चुअल क्वेश्चन था कि जो फूरियर स्पेक्ट्रोमीटर है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो जो जितने भी यहाँ पर आपको पॉइंट लिखे हैं, सब के सब क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर के एडवांटेजेस हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। उसके बाद एचपीएलसी आप सबको पता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए नाम ही इसका हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर तो इसमें रिक्वायर होगा, तो ये तो बिल्कुल सही था। पर आपको यहाँ पर दिक्कत ये थी कि अगर कोई क्वेश्चन पढ़ता सिंपल ए पे टिक मारता, कई बच्चे ऐसे भी जिन्होंने ए पे टिक मार दिया होगा, क्यों, क्योंकि नॉट ट्रू पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, कि आपको पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू, फॉल्स पूछा है या नॉट फॉल्स। कभी कभी फॉल्स और नॉट फॉल्स करके भी दे देता है, तो वहां पर भी आपको स्लाइटली ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, हाई लिक्विड तो देगा, इट इज परफॉर्म्ड इन कॉलम, बिल्कुल भाई परफॉर्म भी करेगा, कॉलम में ही परफॉर्म होती है, आपको पता है। इट इज हाई सेंसिटिविटी भी होती है, कैसे आपको पता है, देखो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हाई परफॉर्मेंस भी कहते हैं, तो अगर परफॉर्मेंस हाई है तो यानी इसकी सेंसिटिविटी हाई है, तो हाई सेंसिटिविटी भी हो जाती है। देयर इज नो नीड, तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या था, जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें हम 2 तरह के सैंपल यूज कर सकते हैं। सैंपल इंजेक्शन से हम उसको इंजेक्ट करते हैं, और 2 तरह के सैंपल हम यूज कर सकते हैं, गैसेस सैंपल भी यूज करते हैं, लिक्विड सैंपल भी यूज करते हैं। अब किसी किसी ने यहाँ पर ये टिक इसलिए नहीं किया होगा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि लिक्विड सैंपल ही उसके अंदर डालते हैं, लेकिन इसने ये बोला कि देयर इज नो नीड, कि नीड ही नहीं है वेपराइज करने की। लेकिन भाई नीड है, अगर हमको क्योंकि उसके अंदर गैसेस हमारा जो सैंपल है वो डालना है, तो हमें नीड है ना पहले वेपराइज करने की, तो नॉट नीड नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि हम जनरली लिक्विड सैंपल को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर हम गैसेस सैंपल को उसके अंदर डालें तो हमारा और अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसके लिए तो हमें वेपराइज करने की नीड होगी। तो नॉट नीड वाला इसका आपका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग।